नमस्कार बच्चों, मैं जया सिंह आप सभी का कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति का पहला अध्याय लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों का दूसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले कक्षा में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की थी, आइए एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं। हमने लोकतंत्र क्या है जाना था, लोकतंत्र की जो सर्वमान्य परिभाषा है अब्राहम लिंकन जी की, उसके बारे में हमारी और आपकी चर्चा हुई थी। फिर हमने ये पढ़ा था कि लोकतंत्र को परिभाषा की जरूरत क्यों है। इसके संदर्भ में हम लोगों ने जो कक्षा में मैडम और बच्चों के बीच चर्चा परिचर्चा हुई थी उसको जाना था। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने लोकतंत्र की विशेषताएं जानी थी, जिसके अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण बिंदु थे। प्रमुख फैसले चुने हुए नेताओं के हाथ में, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल, और कानून का राज और अधिकारों का आदर। ये चारों ही पॉइंट बच्चों लोकतंत्र की विशेषताओं के संदर्भ में थे। और आखिरी में हमने परिभाषाओं का सारांश पढ़ा था। बच्चों, आज हम जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे, आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लोकतंत्र ही क्यों। पिछली कक्षा में हमने लोकतंत्र क्या है समझा था। आज हम लोकतंत्र क्यों जरूरी है उसके विषय में बात करेंगे। फिर लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा करेंगे, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क उसको जानेंगे, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, और लास्ट में लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। जो पिछली कक्षा में हमने जाना था कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। जब इन 2 मैडम ने ये बात बच्चों को बताई और बच्चों से पूछा कि बच्चों, जब ये परिभाषा आपके सामने आई तो अब आप संतुष्ट होंगे कि लोकतंत्र क्यों जरूरी है। लेकिन बच्चों ने फिर से अपनी चर्चा पर चर्चा शुरू कर दी। बच्चों ने कहा कि मैम, जब लोकतंत्र की ये सर्वमान्य परिभाषा दे दी गई है और अधिकांश देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया है, तो फिर बहस की क्या जरूरत है। अधिकांश देश लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपना चुके हैं और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें भी कही गई हैं। तब एक बच्चा बोलता है कि मैडम ने बताया है कि किसी भी चीज को इसलिए नहीं स्वीकार कर लेनी चाहिए कि इसे बड़े प्रसिद्ध लोगों ने कहा है या बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं। हमें अपना अनुभव भी देखना चाहिए। क्या इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कुछ लोग गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। दूसरी बच्ची बोलती है, बिल्कुल सही है, लोकतंत्र ने हमारे देश को दिया ही क्या है। लोकतंत्र के कारण गरीबी पूरे देश में फैली हुई है। दूसरी बच्ची बोलती है कि इसमें लोकतंत्र का क्या दोष है। क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या लोकतंत्र होने के बावजूद गरीबी है। दूसरी बच्ची जेनी कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है, लोकतंत्र ने हमें दिया ही क्या है। लोकतंत्र के कारण ही अराजकता, भ्रष्टाचार और अस्थिरता फैली हुई है। राजनेता आपस में लड़ते रहते हैं और देश की परवाह किसे है। दूसरी बच्ची कहती है, फिर इसकी जगह कौन सी शासन प्रणाली अपनाई जाए। क्या तुम चाहती हो कि फिर से अंग्रेजों का शासन वापस लाया जाए, फिर से हम लोग गुलाम हो जाएं। रोज बोलती है, पता नहीं, फिर भी हमको एक ऐसे नेता की जरूरत है या एक ऐसे शासन की जरूरत है जिसे चुनाव की या संसद की कोई परवाह ना हो, एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो, उसे देश के हित में जो भी कार्य हो वो कार्य करने में वो सक्षम हो। सिर्फ इसी से देश से गरीबी और भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है। तभी पीछे से एक बच्चा आवाज करता है और बोलता है कि अरे, इसे तो तानाशाही शासन व्यवस्था कहेंगे। दूसरा बच्चा कहता है कि अगर वो व्यक्ति अपने इस अधिकार का या सत्ता का उपयोग अपने हित के लिए करने लगे या अपने परिवार के लिए हित करने लगे तब क्या होगा, और अगर वो खुद ही भ्रष्ट हो जाए तब। रोज बोलती है, मैं सिर्फ ईमानदार और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। दोई बोल रही है, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, तुम लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक के साथ करना ही बेहतर है। तानाशाह अधिकतर क्रूर, भ्रष्ट होते हैं और वो अपने हित के लिए ही काम करते हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है, पाकिस्तान का उदाहरण देख लो। पाकिस्तान में आपने परवेज मुशर्रफ के विषय में जाना था, फिर मैक्सिको का उदाहरण है, वहां पर भी एक ही पार्टी की सत्ता थी, और फिर आपने जिम्बाब्वे में भी यही स्थिति देखी। तो इन स्थितियों से पता चलता है कि जो भी तानाशाह होते हैं वो अपने हित के लिए काम करते हैं, ना कि जनता के हित के लिए।
उन देशों में प्रतिनिधि चुने तो जाते हैं, लेकिन उनके हाथ में कोई अधिकार नहीं होता। वास्तविक सत्ता जो होती है तानाशाहों के पास होती है। लिंगदो इस पूरी चर्चा को बड़े ही रोचकता के साथ और दिल इंटरेस्ट के साथ सुन रही थी। उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों आपने इतनी अच्छी चर्चा परिचर्चा की, मैं चुपचाप सुन रही थी, लेकिन आप सोचिए कि ये चर्चा परिचर्चा क्या आप उन देशों में कर सकते हैं जहां पर लोकतंत्र नहीं है, जहां पर तानाशाही शासन व्यवस्था है। यानी मैडम ने यही बताया बच्चों को कि बच्चों हम आपस में खुलकर अपने विचारों को आदान प्रदान तभी कर सकते हैं जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो। आइए इसी के आधार पर हम लोकतंत्र के गुणों की चर्चा करते हैं। आप देखिए, लोकतंत्र शासन व्यवस्था का सर्वोत्तम रूप है और यह अन्य शासन के स्वरूपों में सर्वाधिक लोकप्रिय तथा न्याय संगत है। बच्चों अगर आप ध्यान देंगे क्लास की चर्चा परिचर्चा को, उसके आधार पर आपको ये बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली ही बेहतर है। विश्व के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही है। अधिकतर देशों ने लोकतंत्र को ही अपनाया है। देखिए, भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया समेत 56 देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। लोकतंत्र में बच्चों ये आजादी रहती है कि हम अपने विचार और अपने बातों को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकें। बच्चों आइए अब हम लोकतंत्र के खिलाफ तर्क यानी लोकतंत्र के विपक्ष में जो बातें कही गई हैं उनकी चर्चा करेंगे। बहुत से लोग लोकतंत्र के विषय में सहमत नहीं हैं, उनका विचार है कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली सही नहीं है। तो आइए उनके मतों के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता उत्पन्न होती है। आप जानते हैं कि हर 5वें वर्ष हमारे यहाँ चुनाव होते हैं और हर 5 साल के बाद एक नई राजनीतिक दल की सरकार बनती है। और जब ये नया राजनीतिक दल आता है तो जो पुराने राजनीतिक दलों ने जो भी काम किया है उसको वो फिर नए सिरे से करवाता है, जिससे क्या होता है कि जनता को भी परेशानी होती है और एक तरीके से उस कार्य में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा देखिए, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होती है। राजनीतिक लड़ाई आपने देखा होगा कि चुनाव में जब बहुत से दलों के लोग चुनाव के लिए खड़े होते हैं तो क्या होता है कि वो आपके घर पर आते हैं, बहुत ढेर सारा आश्वासन देते हैं और दूसरे दल को अपने दल से कमतर रखते हैं। बार बार ये जताते हैं कि हम आपके लिए करेंगे, पिछली पार्टी ने या जो दूसरी अन्य पार्टियां हैं वो आपके हित में काम नहीं करेगी। तो इस तरह से क्या होता है, वहां पर ज्यादातर देखा जाए तो नैतिकता का हनन ही होता है। वो लोग कुछ ऐसे हथकंडे भी अपनाते हैं चुनाव जीतने के लिए जो सही नहीं होता है। फिर तीसरा देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। लोकतंत्र जनता का शासन है, तो जब जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है तो अगर जनता के हित में कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है तो आपस में परिचर्चा होती है, विचार विमर्श होता है। तो जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर किसी एक टॉपिक पर विचार विमर्श करेंगे तो सबका मत एक नहीं होगा, ये जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फैसला होता है वो बहुत देरी से होता है, पक्ष विपक्ष तैयार हो जाता है। तो इसी कारण कहा गया है कि बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चौथा पॉइंट है हमारा, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं वो शासन में जाते हैं और जरूरी नहीं है कि वो हमारे हितों को ध्यान में नहीं रखें। चुनाव जब आता है तो वो हमारे पास जरूर आते हैं, हमें आश्वासन जरूर देते हैं, लेकिन जब उन्हें सत्ता प्राप्त हो जाती है तो वो फिर क्या होता है, वहां पे मैंने आपको बताया कि नैतिकता का हनन नहीं होता है। तो वो लोग बिल्कुल जो भी फैसले लेते हैं वो जनता के हितों का ध्यान में रखकर नहीं लेते हैं। वो ये सोचते ही नहीं है कि ये जो फैसला हम ले रहे हैं उससे जनता का कल्याण या जनता का हित होगा या नहीं। पांचवा देखिए, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार अधिक होता है।
बच्चों, जब चुनाव के मौसम में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग चुनाव जीतने के लिए बहुत प्रचार करते हैं, जगह जगह पोस्टर उनके लगे होते हैं, या फिर वो गांव-गांव में जाकर घूमकर चुनाव जीतने के लिए नए नए तरह के हथकंडे अपनाते हैं, सब सभाएं या प्रदर्शन जुलूस निकालते रहते हैं। तो उसमें पैसा तो खर्च होता है, तो ये क्या कहा जाता है। और ये चुनाव प्रक्रिया काफी लंबी होती है। आप यहाँ पर देखिए, चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। बच्चों, हमारा छठा पॉइंट है, सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि बच्चों, जब चुनाव होता है तो कुछ प्रतिनिधियों को हम ऐसे चुन लेते हैं जिन्हें ज्यादातर व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है, और जब वो चुन कर जाते हैं तो वो ऐसे फैसले लेते हैं जो जनता के पक्ष में नहीं होते हैं, और उस समय हमें ये एहसास होता है कि हम लोगों ने गलत प्रतिनिधि चुन लिया है। इन सभी तर्कों से ये स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सरकार की जितनी भी समस्याएं हैं उनको, या शासन की जो भी समस्याएं हैं उनको दूर कर सके। लोकतंत्र ने या लोकतंत्र की शासन व्यवस्था ने विश्व के अन्य देशों में गरीबी को दूर नहीं किया है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसला करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उसी के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं कि अपने बारे में खुद फैसला करें, और इससे इस बात की गारंटी नहीं होती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। इन फैसलों में ज्यादातर लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, और जब ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो क्या होता है कि कहीं कहीं पर पक्ष और विपक्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होता है कि डिसीजन लेने में गड़बड़ी भी हो जाती है। लोकतंत्र में जल्दी जल्दी सत्ता परिवर्तन भी होता है। कभी कभी आप देखते हैं कि कोई सरकार 5 साल भी नहीं चल पाती है, और जल्दी ही चुनाव होते हैं तो क्या होता है, अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है। इस तरह की स्थिति में क्या होता है कि सरकार की जो फैसले लेने की जो स्थिति होती है और उनकी कार्यकुशलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, इन तर्कों से यह स्पष्ट है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है। बच्चों, ये सारी बातें लोकतंत्र के विपक्ष में थी, यानी लोकतंत्र को जो लोग आदर्श नहीं मानते हैं उन्होंने ये सारे तर्क दिए हैं। बच्चों, अब हम लोकतंत्र के पक्ष में बातें करेंगे। देखिए, लोकतंत्र के पक्ष में बात करने से पहले एक महत्वपूर्ण घटना है, चीन में अकाल पड़ा था, उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। और चीन में जो अकाल पड़ा था उसकी तुलना भारत जैसे लोकतांत्रिक देश से करेंगे। देखिए, चीन में 1958 से 1961 के दौरान अकाल पड़ा, जो अब तक विश्व इतिहास का सबसे भयानक अकाल था। अकाल मीन्स जैसे सूखा पड़ जाए, या कभी बाढ़ आ जाती है, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो उसे हम अकाल कहते हैं। उस अकाल के दौरान करीब 3 करोड़ लोगों की मृत्यु भूख से हो गई थी। चीन में ये हालात थे कि वहां पर भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन उस समय भारत की आर्थिक स्थिति चीन से बेहतर नहीं थी, फिर भी भारत को चीन जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। चीन उस समय बहुत शक्तिशाली था, लेकिन भारत की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। 1958 से 1961 यानी तुरंत हमको अभी आजादी ही मिली थी, और हमारी अर्थव्यवस्था अभी बिल्कुल नए सिरे पर ढल रही थी। बच्चों, अर्थशास्त्रियों के अनुसार ऐसी स्थिति का कारण दोनों देशों की अपनी अपनी सरकारी नीतियां थी। आप देखेंगे बच्चों कि चीन में क्या था, एक ही पार्टी की सरकार थी जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कहा गया, और भारत में लोकतंत्र था। तो ऐसी सरकारी नीतियां बनी थी। क्या थी नीतियां, आइए हम चर्चा करते हैं। भारत में लोकतांत्रिक देश होने के कारण खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया, उस तरह से चीनी सरकार ने अपने देश में काम नहीं किया था। भारत में चूंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, तो भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित नीतियां बनाई गई थी। आपने देखा होगा कि अनाज का स्टोरेज किया जाता है, और समय समय पर उसका अगर ऐसी स्थिति आती है तो वितरण की व्यवस्था की जाती है। अगर सूखा पड़ जाए, अकाल मतलब मैं आपको बता दूं, अकाल जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे बाढ़ की स्थिति आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि सूखा पड़ जाता है,
फसल खराब हो जाती है, या सुनामी, मान लीजिए सुनामी की भी एक बार हमारे देश में आया है, तो ऐसी घटनाएं जब आती हैं तो सरकार के पास इतना स्टोरेज होता है कि वो जनता का भरण पोषण कर सके। लेकिन चीन में ये व्यवस्था नहीं थी। चीन ने खाद्य सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि जिन देशों में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहां पर भुखमरी और अकाल के कारण लोगों की मृत्यु नहीं होती है। देखिए, चीन में भी बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती, मतलब कई दल होते चुनाव लड़ने के लिए। आपने देखा कि चीन में एक ही पार्टी की सरकार बनती है। विपक्षी दल होता, यानी विपक्षी दल सरकार, जो भी जिस पार्टी की भी सरकार रहती है, विपक्षी दल उन पार्टियों की जो भी कार्यशैली होती है, अगर उससे सहमत नहीं होते हैं तो आलोचना करते रहते हैं। इससे सरकार भी अपनी नीतियों को सुधारती रहती है और उन्हें मौका मिलता है कि वो अपने कार्य को अच्छी तरीके से जनता के सामने लाएं और जनता की भलाई कर सके। और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने लोग भूख से नहीं मरते। स्वतंत्र मीडिया यानी जो समाचार पत्र होते हैं, वहां उसमें भी जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है उसके कार्यों की प्रशंसा अगर होती है तो आलोचना भी होती है। तो इन दोनों से ही जो भी पार्टी सत्ता में रहती है वो सतर्क हो जाती है और अपनी नीतियों को सुधारने का पूरा प्रयास करती है। ये उदाहरण चीन में पड़े अकाल को जो मैंने आपको बताया, ये लोकतंत्र के पक्ष में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। लोगों की जरूरत के अनुसार आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बेहतर मानी जाती है, क्योंकि आपने देखा कि जहां पर भी या जो भी देश गैर लोकतांत्रिक है वहां की जो सत्ताधारी पार्टियां होती हैं वो लोगों के जरूरतों पर ध्यान उतना नहीं देती हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान जो होता है वो अपनी सत्ता को बढ़ाने पर होता है और जनता पर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। इसके संदर्भ में आप पाकिस्तान का उदाहरण याद रखेंगे कि परवेज मुशर्रफ ने किस तरह से सत्ता ग्रहण किया था और किस तरह से उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग भी किया था। बच्चों, इस तरह से देखा जाए तो लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। आपको पाकिस्तान का उदाहरण दिया मैंने, चीन का उदाहरण दिया, मैक्सिको का उदाहरण दिया, जिम्बाब्वे का। तो इन सभी उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बेहतर शासन प्रणाली है। यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे शासन प्रणालियों से बहुत बेहतर है। देखिए, फिर लोकतंत्र विचार विमर्श पर आधारित है। कोई भी निर्णय विचार विमर्श के बाद ही लिया जाता है। इससे लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र में जो भी प्रस्ताव पारित होते हैं शासन में या सत्ता में, तो उस पर क्या होता है, जितने भी सत्ताधारी या चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो आपस में विचार विमर्श करते हैं। और जब विचार विमर्श होता है तो कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में हो जाते हैं। फिर भी जो सर्वमान्य निर्णय लिया जाता है उसी के आधार पर जनता के लिए और जनता के हित में फैसले किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। जो भारत सामाजिक विविधता वाला देश है, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों को मानने वाले लोग हैं, सबके विचार अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई फैसला करना होगा किसी को तो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि सबके विचार और व्यवहार अलग अलग होते हैं। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में पूरा अंतर होता है और ऐसी स्थितियों में टकराव की संभावना बनती है। टकराव को कैसे सुलझाया जाए? तो क्या होता है कि जिसके पास ज्यादा बहुमत होता है या ज्यादा वो मजबूत होता है तो वो दूसरे ग्रुप को, जिसके पास कम शक्तिशाली है, उसको दबाने की कोशिश करता है और ऐसी स्थिति में नाराजगी और असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन लोकतंत्र में इस समस्या का समाधान बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है। लोकतंत्र में कोई भी दल या कोई भी पार्टी स्थायी रूप से विजेता नहीं होती है और न ही जो अल्पमत में है वो स्थायी रूप से पराजित होता है। लोकतंत्र इन दोनों के बीच में तालमेल बैठाता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश करता है और इसमें सफल भी है। बच्चों, आपने अभी लोकतंत्र के पक्ष में 3 तर्क देखे और इन 3 तर्कों के माध्यम से आपने जाना कि लोकतंत्र किसी भी देश के लिए कितना आवश्यक है। लेकिन जो लोकतंत्र के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है
वो है लोकतंत्र और नागरिकों का आपस में संबंध। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। यह राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि यहाँ गरीब और अनपढ़ लोगों को वही दर्जा प्राप्त है जो पढ़े लिखे लोगों को है। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पर किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद शासक है। क्या इसका तात्पर्य यह है कि जनता जो है खुद अपने प्रतिनिधि चुनती है और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो अगर कोई भी गलती होती है तो जनता उसके लिए खुद जिम्मेदार होती है। अगला पॉइंट है हमारा, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जैसा कि आपने देखा कि लोकतंत्र में या लोकतंत्र ये गारंटी नहीं देता है कि लोगों से गलती नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर हर तरह के लोग हैं, हर विचारधारा के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। लोकतंत्र में जो भी गलतियां होती हैं वो तुरंत सार्वजनिक हो जाती हैं, यानी उसको ज्यादा दिन तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। आपको याद होगा विभिन्न तरह के घोटाले हमारे देश में हुए हैं, तो उनकी जांच हुई है बकायदा और उससे संबंधित निर्णय भी लिए गए हैं। बहुत से घोटाले हैं, आप उसको पढ़ेंगे तो आगे चलकर समझ में आपको आएगा। तो इस तरह की परिस्थिति में सरकार जो है बकायदा उस पर परिचर्चा करती है और अगर कोई गलती हो जाती है तो उसमें सुधार करने की कोशिश करती है। लेकिन ये व्यवस्था गैर लोकतांत्रिक देशों में नहीं है। गैर लोकतांत्रिक देशों में ज्यादातर शासन सत्ता का उपयोग जो सत्ताधारी होता है वो अपने हित के लिए करता है, जनता के हित के लिए नहीं करता है, तो वहां पर इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है। बच्चों, इन सभी तर्कों से ये साबित होता है कि लोकतंत्र हमें वो सारी चीजें नहीं दे सकता है, लेकिन अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मतभेद और टकराव की जो संभावना होती है वो लोकतंत्र में कम रहती है, क्योंकि लोकतंत्र सबको समान अवसर प्रदान करता है। फिर इसमें सभी लोगों को गलती सुधारने का मौका मिलता है। अगर गलती हो जाती है तो उन सभी समस्याओं का निराकरण भी जनता के हित को ध्यान में रखकर किया जाता है और सभी नागरिकों को ज्यादा सम्मान मिलता है। बच्चों, अगर शासक समूह से कोई गलती हो जाती है तो वो या तो अपना निर्णय बदलते हैं या फिर जनता शासक समूह को बदल देती है। ये सारे तर्क जो हैं लोकतंत्र के पक्ष में हैं और ज्यादातर देशों में ये शासन प्रणाली प्रचलित भी है और सफल भी है। हम लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ यानी व्यापक तौर पर उसके अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र का सर्वाधिक सामान्य रूप प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी क्या है, आइए बात करते हैं। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र वह है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन ना करे और अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उसे शासन सत्ता की जिम्मेदारी सौंपती है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा आपको याद होगी कि लोकतंत्र लोगों के लिए और लोगों द्वारा चुनी हुई शासन व्यवस्था है। तो इसी के अंतर्गत ये प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है कि जब चुनाव आते हैं तो हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से हम शासन करते हैं। ये इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। मैंने बताया कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो चुनाव होते हैं और उस चुनाव के बाद जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो प्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो जब कोई जनता से संबंधित फैसला लेना होता है तो ये संभव नहीं है कि सबको बिठाकर एक फैसला लिया जाए और सबका मत एक हो। तो ये एक कठिन स्थिति होती है। इसीलिए कहा गया है कि सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। फिर इसके अंतर्गत दूसरा कारण देखिए, अगर यह संभव हो तभी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा, योग्यता और कौशल नहीं होता। यानी हर व्यक्ति जो है इन सामूहिक फैसलों में भागीदारी करने की स्थिति में नहीं होता, या अगर होता भी है तो उसके पास क्या होता है, समय नहीं होता, या उसकी इच्छा नहीं होती,
या फिर इतना वो निपुण या योग्य नहीं होता कि उन फैसलों के संबंध में चर्चा कर सके। बच्चों, इन सभी तर्कों से हमें लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करना तो समझ में आ जाता है, लेकिन हम सामान्य लोकतंत्र और आदर्श लोकतंत्र को अगर समझना है तो लोकतांत्रिक फैसलों को ध्यान में रखना होगा। अब हम लोकतांत्रिक फैसलों की चर्चा करते हैं। आइए लोकतांत्रिक फैसले के विषय में जानते हैं। लोकतांत्रिक फैसले का अर्थ है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी इसी फैसले में उतना ही महत्व हो जितना किसी बहुत शक्तिशाली का होता है। अर्थात जो कम शक्तिशाली हो या जो अल्पमत में हो और जो बहुमत में हो, सबको उन फैसलों पे या किसी भी फैसले पर अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। लोकतंत्र में ये व्यवस्था की गई है और इसी के लिए कहा गया है कि सबका समान महत्व हो। ये ना हो कि जो कम बहुमत वाले हैं या कम शक्तिशाली हैं उनके विचारों को नजरअंदाज किया जाए। फिर दूसरा देखिए, वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम पहलू लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना है, लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। जो लोकतंत्र की जो ये व्यवस्था है वो हमारे जीवन के सभी पहलू में बहुत ही प्रासंगिक है और इसको हर क्षेत्र में अपनाया जा सकता है, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारा समाज हो और चाहे वो कोई हम किसी भी समुदाय से संबंधित हो। वहां पर हम इन व्यवस्थाओं को अपनाकर लोकतंत्र की महत्ता को मजबूत कर सकते हैं। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के कारण हम जो भी कार्य करते हैं या जो भी सोचते हैं, विचारते हैं, उसका सीधा असर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ता है। कभी कभी वो हमारे पक्ष में भी जाता है और कभी कभी विपक्ष में चला जाता है। तो इन सभी बातों पर ध्यान रखते हुए हमें अपने देश की या किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज्यादा नागरिकों के कामकाज और उनके विचारों पर निर्भर करता है। अपने हित को ही ध्यान में रखकर कार्य करते हैं, इसीलिए लोकतंत्र में जनता की सक्रिय सहभागिता आवश्यक होती है। बच्चों, आज आपका ये अध्याय समाप्त हुआ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लोकतंत्र क्या है भली भांति समझ में आया होगा और लोकतंत्र की जो सर्वमान्य परिभाषा है कि लोकतंत्र शासन का ऐसा स्वरूप है जिसमें जनता शासकों के माध्यम से शासन करती है। यानी आपने अब्राहम लिंकन की परिभाषा भली भांति याद की होगी कि लोकतंत्र लोगों के लिए और लोगों द्वारा चुनी गई शासन व्यवस्था है। इसके बाद आपने लोकतंत्र क्यों जाना, यानी लोकतंत्र के जरूरी होने के पक्ष और विपक्ष में मैंने आपको कुछ तर्क दिए और लोकतंत्र का व्यापक अर्थ आपको समझाया। बच्चों, आज इस अध्याय के अंत में मैं कुछ अभ्यास प्रश्न दे रही हूँ जिन्हें आप अपने नोटबुक में करते जाएंगे। तो आइए उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र का सबसे प्रचलित रूप कौन सा है और क्यों? दूसरा प्रश्न, लोकतंत्र को शासन प्रणाली का सबसे बेहतर रूप माना जाता है, इसके पक्ष में 2 तर्क बताइए। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र के विपक्ष में 2 तर्क दीजिए। फिर चीन में विश्व इतिहास का सबसे भयावह आकार कब आया? और पांचवा और आखिरी प्रश्न है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र क्या है? आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए अपने नोटबुक में इसके उत्तर लिखते जाएंगे। धन्यवाद।